अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो देखें, ये सारी कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, उसमें भी ये शामिल है। तो डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद डिफाइन चार्ज एंड स्टेट इट्स टाइप। चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल की। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी वजह से जो है वो एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। आगे व्हाट इज मीन बाय पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? कूलम लॉ की लिमिटेशन भी है ये। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू देयर साइज, देयर बॉडीज आर कंसिडर एज पॉइंट चार्ज। अगर दो चार्ज बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो उनके साइज से, तो वो पॉइंट चार्ज कंसिडर किए जाते हैं। वैसे पॉइंट चार्ज की जो जेन्युइन डेफिनेशन है, द पॉइंट पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो चार्ज इज़ कॉल्ड पॉइंट चार्ज। वो मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो तब लिख के भी दी थी। तो आगे है डिफाइन कूलम। कूलम जो है वो यूनिट है चार्ज का। चार्ज को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो कहता है कि एक कूलम चार्ज जो है वो यानी कि वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। तो कूलम जो है वो बड़ा यूनिट है, इसलिए हम माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं, मिली भी यूज़ करते हैं और छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए, चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से एक इंसुलेटर कंडक्टर के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज है, जब वो आ जाए तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप। डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ द चार्जेस ऑन द बॉडी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखिए। ये बड़ा हमने डिटेल के साथ पढ़ा था तब भी। लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रास रॉड विद ब्रास डिस्क ऑन द टॉप ऑफ टू थिन leaves of the gold foil hanging at the bottom. The rod passes through an insulator that keeps the rod in place and also retain the charges. Charges can move freely from disk to leaves through the rod. A thin aluminum foil is attached on the lower part inside the jar. Aluminum foil is grounded with the help of copper wire. This protects the leaves from the external. नेक्स्ट है जी हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप की जो मेटल डिस्क है उसके पास आप एक चार्ज बॉडी लेके आएँ। यानी कि सपोज करें आप नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज सारा रिपेल होगा और वो रोड के ज़रिए नीचे लीव्स तक चला जाएगा। लीव्स इस वजह से डाइवर्जेंस शो कर रहे होंगे और पॉजिटिव चार्ज सारा जो डिस्क के ऊपर आ जाएगा। तो अब आप एलुमिनियम फॉयल जो है उसको रॉड के साथ कनेक्ट करें और नेगेटिव चार्ज वो है वो एलुमिनियम फॉयल के ज़रिए ग्राउंड में चला जाएगा, और उस चार्ज बॉडी की प्रेजेंट में ये करना है, चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में ये करना है। उसके बाद चार्ज बॉडी आप अभी रिमूव ना करें, पहले आप एलुमिनियम फॉयल को सेपरेट करें रॉड से, उसके बाद चार्ज बॉडी बेशक रिमूव कर दें। तो फिर अब रॉड, डिस्क और लीव्स के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो हम कहेंगे ये अब इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो ये तब भी हमने देखा था, ये वही चीज़ है दोबारा से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ द नेचर ऑफ द चार्ज कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम नेचर ऑफ द चार्ज कैसे जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज करें, उसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आएँ, सपोज करें इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास एक आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, नीचे आएगा रॉड की मदद से लीव्स तक। लीव्स ऑलरेडी डिवर्जेंस पे होंगे और डिवर्जेंस बढ़ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये अगर डाइवर्जेंस कम होगी, डेफिनेटली वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी जिसने सारा चार्ज अट्रैक्ट किया होगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से लीव्स, रॉड का चार्ज भी डिस्क पे गया होगा और लीव्स की डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। आगे डिफाइन कूलम लॉ, उसका फार्मूला लिखें। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, F is equal to k q1 q2 over r square। ऐसे यूनिट बनाएं k का। देखें, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दो बातों पर डिपेंड करती है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस और सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है जिसके अंदर आप डील करते हैं। उसके बाद इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस
व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर आप डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर आर जो है वो 2r पुट करना है, तो हमने देखिए आर प्राइम लिखा है, इफ़ आर प्राइम इज इक्वल टू 2r, लेकिन 2r लिख दिया हमने, एफ प्राइम कर दिया, नई फोर्स बन गई। तो उसका स्केयर करें, 4r स्केयर हो जाएगा, 4 को सेपरेट कर लें नीचे 1/4, तो देखिए फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी, यानी 4 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड a charge in which it exerts electrostatic force on another charge. What is meant by electric field intensity? Write its unit. The strength of the electric field at any point in space is called electric field intensity. If the F is the force acting on test charge Q naught, the electric field intensity would be is equal to 1 over force over Q naught, F over Q naught. यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम है, यानी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज प्लेस करें, वहाँ जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगी। उसके बाद है व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज in an electric field can also be indicated by draw line lines. These lines are known as electric line of force. These lines are introduced by Michael Faraday. The field lines are imaginary lines around the field charge with an arrow head indicating the direction of force. आगे प्रॉपर्टीज लिखें, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक field lines move away from the positive charge but move toward the negative charge. These lines are originate from positive and terminate at negative charge. Spacing between them shows the strength of the electric field. मतलब अगर गैप कम होगा लाइंस के दरमियान, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द लाइन इज क्लोज एंड वीक वेयर द फर्दर अपार्ट। टू लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, आल्सो राइट इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए अगर इन्फिनिट से मतलब फील्ड से बाहर से कहीं से भी चार्ज को मूव करवा के लाएं, टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर, जिस पॉइंट तक आप लेके जाएंगे वहाँ तक का जो वर्क है उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकता है। V इज इक्वल टू W/Q, ऐसा यूनिट जॉल पर कूलम जिसे वोल्ट कहते हैं। डिफाइन वोल्ट, अगर 1 जॉल वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए इन द फील्ड, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप चार्ज को रिलीज़ करते हैं फील्ड के अंदर तो वो एनर्जी गेन करेगा, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखें QVA माइनस QVB, तो Q कॉमन ले लें, VA माइनस VB, फार्मूला वही बन जाएगा जो पहले था, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर है। नेक्स्ट है जी हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल बैटरी। ये साइड बॉक्स है आपकी बुक से, पेपर में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ आपको ये लिख के दिया है। द वोल्ट इज द नेम आफ्टर द इटालियन फिजिस्ट Alessandro Volta, who developed the first practical electric battery known as voltaic pile. Because potential difference is measured in unit of volts, it is sometimes referred as voltage. तो ये उनके नाम से ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है ना वो यूनिट रखा था। व्हाट इज़ फैराडे केज? फैराडे केज, हाउ डज इट वर्क? फैराडे केज क्या होता है? ये भी साइड बॉक्स है। देखिए इसकी मैं पहले एग्जांपल देता चलूँ। जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं कार में, आपकी कार के ऊपर एक बिजली की तार अगर गिर गई है टूट के और उसमें बिजली भी मौजूद है, डेफिनेटली आप जब तक कार के अंदर रहेंगे आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी के टायर जो है इंसुलेटर हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आप गाड़ी से बाहर आते हैं तो आप जब गाड़ी से बाहर आएंगे आपकी बॉडी का कुछ पार्ट गाड़ी को टच कर रहा होगा, कुछ अर्थ को टच करेगा, तो आप अपनी बॉडी के ज़रिए करंट को रास्ता देंगे गाड़ी की बॉडी से आपकी बॉडी में और ज़मीन तक जाए वो। तो आप एक तरह से पाथ बन रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो कि अर्थ की तरफ फ्लो करना चाहता है। क्योंकि ग्राउंड लो पोटेंशियल में होता है तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो गाड़ी की बॉडी में से चार्ज ने अर्थ में जाना है, ज़मीन में जाना है। और अगर आप ये चीज़ करेंगे कि आप अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा गाड़ी की बॉडी को और कुछ हिस्सा अर्थ को टच करेंगे, डेफिनेटली आप पाथ प्रोवाइड करेंगे, आप उस कंडक्टिंग पाथ का हिस्सा बन जाएंगे।
इलेक्ट्रिक करंट आप में से गुजरेगा। या फिर आप ऐसा करें, उसमें से डाइव करें, यानी छलांग लगाएं गाड़ी से, और इस तरह से छलांग लगानी है कि जब आप गाड़ी से सेपरेट हों तो आप अर्थ को टच ना कर रहे हो, और जब आप आके अर्थ को टच करें तो आप गाड़ी को किसी पार्ट को टच ना कर रहे हो। तो फिर जो है ना वो इस तरह बचत हो जाएगी। तो सिंपली एक जो परिंदा होता है वो भी वायर के ऊपर इसलिए बैठा रहता है क्योंकि वो किसी दूसरी चीज़ को टच नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उसमें से करंट पास नहीं कर सकता। फेरेड केज भी इसी तरह का होता है, यानी एक पिंजरा होता है, उसके अंदर जो आदमी होगा, अगर पिंजरे के अंदर करंट मौजूद भी है तो वो आदमी को नहीं लगेगा, अंदर वाले को। लेकिन बाहर से अगर आके कोई टच करता है, डेफिनेटली वो जो बाहर से टच कर रहा होगा वो तो अर्थ पे खड़ा है, और अर्थ पे खड़े होकर अगर वो उस फेरेड केज को पकड़ेगा, डेफिनेटली वो उसके अंदर जो करंट है वो उस बॉडी के रास्ते, उसकी अपनी बॉडी के रास्ते ज़मीन में जाना शुरू कर देगा। तो जो चीज़ फेरेड गेज के अंदर होगी वो प्रोटेक्ट कर सकता है उसको। और इसके अलावा लाइट जो है अगर स्ट्राइक करती है आसमान से फेरेड गेज के ऊपर, तो उसके अंदर जो आदमी होगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो फेरेड गेज की बॉडी के ज़रिए वो ज़मीन तक चली जाएगी। तो नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द कैपेसिटर, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन। कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान एक इंसुलेटर मीडियम जिसे डाइलेक्ट्रिक कहा था, और ये जिसे हम बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं, बैटरी एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र करती है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो चार्ज स्टोर हो जाता है। What is question number 23? What is mean by capacitance? Define the unit of capacitance. Capacitance होती है जी, ability of a capacitor to store the charge is called capacitance. It is given by the ratio of the charge to the electric potential C is equal to Q by V. और इसका यूनिट फेरेड होगा। अगर एक कूलम चार्ज किसी भी प्लेट पे स्टोर किया है, उसकी वजह से प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आया है, तो कैपेसिटेंस 1 फेरेड होगी। डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, दोबारा अगेन वही क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक, द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज एयर और ए शीट और सम insulator is called dielectric. आगे, what are the factor which affect the ability of the capacitor to store the charge, on what factor does the capacitance of the capacitor depends. दो तरह से पूछा जा सकता है कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करती है, तीन बातों पे। देखिए, साइज ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और टाइप ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स ऑन द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अगर एरिया बढ़ा रही है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एरिया बढ़ाने से डेफिनेटली जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, चार्ज ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है एज कम्पेयर टू स्मॉल एरिया। आगे क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक में फ़र्क बताएंगे। देखें, कैपेसिटर तो डिवाइस है चार्ज स्टोर करने के लिए, जबकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। और आगे है, एन कैपेसिटर आर जॉइंड इन सीरीज कम्बिनेशन, देन व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर एन कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखें, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 प्लस 1/C2 C3 1/C4 अप टू सोन 1/Cn। तो यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट आएगी वो तमाम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटी होगी। राइट द फार्मूला फॉर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें ऐड हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सोन Cn तक। तो इसमें जो इक्विवेलेंट आएगी वो तमाम इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी, यानी उनका सम के बराबर होगी। डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो कैरेक्टरिस्टिक है सीरीज कम्बिनेशन की। तो ईच कैपेसिटर हैव सेम चार्ज, यानी चार्ज का रास्ता एक ही होता है, करंट का रास्ता एक ही होता है, तो हर कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज होगा, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा। आगे है, एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये है कि एक इंसुलेटर मीडियम दो प्लेट्स के दरमियान रख दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है, उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में रोल कर दिया जाता है, या वैसे प्लास्टिक शीट के अंदर जो है ना वो ग्रिप कर लिया जाता है। आगे, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कोई सी दो टाइप्स लिखें। देखें, पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर जो होता है उसमें ऑयल और ग्रीस पेपर जो है वो प्लास्टिक की थिन शीट डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है, दो एलुमिनियम फॉयल के दरमियान एलुमिनियम फॉयल प्लेट्स के तौर पे काम करती हैं, और ये एक रोल करके कैप्सूल की शक्ल में हम जो है ना वो उसको प्लास्टिक केस के अंदर डाल देते हैं, तो इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है क्योंकि एरिया ऑफ द प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है मीका कैपेसिटर। मीका कैपेसिटर में ये होता है कि दो प्लेट्स जो हैं उनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक है वो मीका होगा। मीका एक इंसुलेटर है, तो इसे कैप्सूल में जो है ना बंद कर दिया जाता है। ये भी, और में जो कनेक्टिंग वायर वो बाहर निकाल दी जाती हैं। ये मीका कैपेसिटर है। दोबारा भी रीनिंग का कहा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, मीका कैपेसिटर और पेपर कैपेसिटर क्या होता है। आगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कैपेसिटर एंड फिक्स कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर में फ़र्क बताएं। देखिए, फिक्स कैपेसिटर वो होंगे जिसमें कैपेसिटर्स की प्लेट्स मूवेबल नहीं होंगी और उनकी कैपेसिटेंस को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर में अरेंजमेंट होगा जिसका वजह से हम कैपेसिटर का जो प्लेट्स हैं उनका फेसिंग एरिया हम चेंज कर सकते हैं और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, डिफाइन फिक्स कैपेसिटर, गिव वन एग्जांपल। इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर इमूवेबल देन सच कैपेसिटर आर कॉल्ड फिक्स कैपेसिटर। जिसमें एग्जांपल है पेपर कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर की। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कैपेसिटर वन यूज। देखें, अभी आपने बताया कि जिसमें कैपेसिटेंस बढ़ा सकें कम कर सकें बाय चेंजिंग द फेसिंग एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट। तो फिर जो यूज़ है इसका वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सर्किट के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ट्यूनिंग रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर इनको हम यूज़ करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जो है सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वाई इज़ द वेरिएबल कैपेसिटर यूज इन द रेडियो ट्यूनिंग। देखिए, अभी वेरिएबल कैपेसिटर से मतलब है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं। तो रेडियो की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना ये चीज़ शामिल होती है, जिसकी मदद से हम रेडियो एंटीना जो वेव्स रिसीव करता है वो उसकी हम चेंजिंग कर सकते हैं। यानी हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो रेडियो जो चीज़ रिसीव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से वो दूसरे चैनल की सिग्नल को रिसीव करने लगेगा और चैनल चेंज होगा। तो ट्यूनिंग के लिए, रेडियो ट्यूनिंग के लिए हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं। आगे है राइट टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो यूज़ लिखे। लेकिन फोटोकॉपिंग में यूज़ होता है, कारपेंटिंग में और डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिमनी और इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है। आगे है जी व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। देखिए, इसमें हमने ये डिटेल से पढ़ा था कि जो डिस्कम्फर्ट एलर्जी पार्टिकल एलर्जिक पोलन पार्टिकल होते हैं उनको हम एयर में से सेपरेट करते हैं। एयर जैसे ही इसके अंदर इंटर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर के अंदर, सामने वायर गज होता है मैश की शक्ल में पॉजिटिवली चार्ज। उसके ऊपर जब डस्ट पार्टिकल कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं और साइडों पर दो प्लेट्स होती हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज जो कि उनको अट्रैक्ट करती हैं फिर। और इस तरह एयर जो है वो उन पार्टिकल से जो है ना वो साफ़ हो जाती है और वो रिमूव कर दिए जाते हैं। एयर आगे दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। आगे है राइट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन स्प्रे पेंटिंग। देखें, हमने कहा था गाड़ी की बॉडी को जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दें टर्मिनल के साथ, और जो स्प्रे और नोज़ल है उसके साथ पॉजिटिव, और साथ में जो स्प्रे पेंट स्प्रे होगी उसको हम एयर प्रेशर से जो है ना वो स्प्रे करेंगे पेंट का। तो पेंट पार्टिकल जैसे ही नोज़ल से बाहर निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे, तो आपस में रिपल्शन की वजह से वो गाड़ी की सरफेस पे फैल भी जाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से वो उसके साथ जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पेंट पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ स्मूथ तरीके से जो है ना वो चिपके रहेंगे और वो इफ़ेक्टिव रहेंगे। और दूसरा जो चाहे वो गाड़ी ने क्योंकि रोड पे चलना है, धूप बारिश हर चीज़ उसने फेस करनी है, तो लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए उसकी पेंट की। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ मीन बाय फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है। कैपेसिटर आर यूज इन रेजोनेंट सर्किट दैट ट्यून रेडियो और टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सच सर्किट आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट। जैसे अभी आपको बताया था पहले, ये वही दोबारा चीज़ है। आगे व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड्स लिखने के लाइटनिंग और फायर एक्सप्लोजन। ये हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। लाइटनिंग जो था उसमें ये देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है क्लाउड्स के ऊपर, थंडर क्लाउड उसे कहते हैं, और वो एयर फ्रिक्शन के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज गेन करते हैं और फिर उस क्लाउड की वजह से जो है ना किसी नियर बाय क्लाउड के ऊपर जो है ना चार्ज इंडक्शन होती है और वो जो चार्ज है जो फ्लो करता है फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, समटाइम अर्थ पे भी आती है। फायर एक्सप्लोजन, देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फायर की वजह भी बनती है।
आग लगने की वजह भी बनती है, क्योंकि आप ऐसी जगह से अगर चार्ज डिस्चार्ज होगा जहाँ पर कोई पेट्रोल वेपर्स होंगे, गैस होगी, डेफिनेटली वहाँ आग लग जाएगी। जैसे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते वक्त जो है वो गाड़ी से नीचे उतरे तो आप के कपड़ों के ऊपर चार्ज हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन विद द सीट। तो आप वापस गाड़ी को हाथ लगाएं तो वो चार्ज रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी से। अदरवाइज़ अगर आप की बॉडी से जो चार्ज है वो उस जगह पे डिस्चार्ज होता है जहाँ पर पेट्रोल वेपर्स हैं, तो फायर जो है वो वहाँ पर पॉसिबल है। आगे है जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द मेजर कॉज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन एट मैनी प्लेस, डिस्क्राइब ब्रीफली। ये दोबारा वही चीज़ आ गई। उसको ग्राउंड किया जाता है नोज़ल को, जो पेट्रोल पंप पे यूज़ की जा रही होती है उसकी नोज़ल को ग्राउंड किया जाता है, ताकि चार्ज अगर हो भी तो उसके ऊपर चार्ज आए भी तो वो ग्राउंड हो जाए। ग्राउंड की वजह से यानी ग्राउंड वायर से वो अर्थ में चला जाए, बजाय वो इस एरिया से डिस्चार्ज हो जहाँ पर जो है ना वो पेट्रोल वाइपर्स मौजूद हों। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन स्पार्क बी अवॉइडेड पुटिंग फ्यूल इन द कार एयरक्राफ्ट। ये भी वही दोबारा चीज़ आ गई। हम उसको कंटेनर यानी कि जो जिसके अंदर हम फ्यूल फिल कर रहे होते हैं उस नोज़ल की मदद से उसको हम ग्राउंड करते हैं। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ द मेटेलिक चेन ऑफ द पेट्रोल सप्लाई टैंकर मेड टू रोल ओवर द रोड। अब तो ये ख़त्म हो गया वैसे। कह रहा है कि जो पुराने टैंकर होते थे उसके नीचे एक जंजीर लटक रही होती थी, ज़मीन को टच कर रही है। देखें जब वो मूव कर रहा होता है रोड के ऊपर, एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज आता है, तो डेफिनेटली वो ऑयल टैंकर है, उसके अंदर तो आग लग सकती है। इस वजह से वो जो उसकी बॉडी पे चार्ज आता है एयर फ्रिक्शन की वजह से, वो उस जंजीर जो कि ज़मीन को टच कर रही होती है वो उसके ज़रिए वो अर्थ में चला जाता है और वो डिस्चार्ज होता रहता है साथ साथ। लेकिन आजकल उसमें सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आगे है जी, वाई इज़ द सम कंडक्टिंग मटेरियल यूज इन द टायर ऑफ द एरोप्लेन। ये साइड बॉक्स है, लास्ट टाइम आपको बताया भी था। एरोप्लेन देखें एयर में मूव करता है तो चार्ज गेन कर लेता है, उसकी बॉडी चार्ज हो जाती है, तो वो चार्ज ट्रांसफ़र करना होता है ग्राउंड पे, इसलिए टायर को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर कार्बन यूज़ करते हैं हम। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 13 के। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं। अल्लाह हाफिज़।